इवनिंग स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताने के लिए अपने इस वीडियो में आया हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कॉमन डिफरेंसेस बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज इज ए एल्डिहाइड वाइल द फ्रक्टोज इज ए कीटोन। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है तो ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देगा, फ्रक्टोज नहीं देगा। ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन के साथ ब्राउन कलर देगा, रेडिश ब्राउन, एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण, जबकि फ्रक्टोज नहीं देगा। ग्लूकोज का इजीली ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोनिक एसिड में, सिंपली एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू एसिड, नीचे का कार्बन स्केलेटन वही रहता है। लेकिन फ्रक्टोज का इजी ऑक्सीडेशन नहीं है क्योंकि वो कीटोन है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ग्लूकोज शिप्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर देता है एल्डिहाइड होने की वजह से, जबकि फ्रक्टोज में शिप्स रिएजेंट वाला रिएक्शन नहीं होता है। और अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में नीचे के 4 कार्बन स्केलेटन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, देन मैं ये देखूंगा कि जो ग्लूकोज में हम फिनाइल हाइड्रोजीन डालते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन टू गिव glucosidone. Similarly, fructose react with 3 molecules of phenyl hydrogen to give fructosazone, and both glucosazone and fructosazone are similar compounds. So that we may say that the lower 4 carbons will have the same configuration in glucose as well as in fructose. Similarly, if we want to differentiate between starch and cellulose, then starch is a soft compound, polysaccharide है. Cellulose is also a soft compound, but it becomes hard as it becomes older and older. लेकिन स्टार्च के मुकाबले ये काफ़ी सख्त होता है। और सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज वाइल स्टार्च इज ए पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, एंड स्टार्च इज ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, while cellulose is a single compound, it is not a mixture. Starch can be easily hydrolyzed into glucose, while the cellulose cannot be easily hydrolyzed into glucose units, so that it is not possible by the human being to digest the cellulose, and human body will digest the starch only. तो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, शकरकंदी खाते हैं, इसमें स्टार्च होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, और वो बॉडी के अंदर एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर के मोनोसेक्राइड यानी कि ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के कंबस्टन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से अगर हम सेलुलोज खाएंगे तो सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड इट विल नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट बॉडी नहीं कर पाता है, लेकिन जानवर लोग जो होते हैं, गाय भैंसे वगैरह, सेलुलोज को भूसे के रूप में डाइजेस्ट कर लेती हैं और उससे ग्लूकोज बना करके अपनी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का इंतजाम करती हैं। और जिसमें कि मैं दूसरा डिफरेंस आपके सामने लेकर के आया हूँ कि ज़्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंस भी वही हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डिफरेंस हैं, कि वही टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और शिप्स रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट होते हैं, जबकि कीटोन इन चारों के साथ रिएक्ट नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड ऑफ सेम कार्बन एटम्स, while ketones are oxidized with difficulty into the acid having 1 carbon less. Acid having 1 carbon less. Similarly, if we consider the reduction, then aldehydes are reduced to give primary alcohol, while ketones are reduced to give the secondary alcohol. Aldehydes are more reactive, ketones are less reactive due to steric hindrance. Ketones have 2 larger alkyl groups and aldehyde contain only 1 alkyl group, so that ketones are less reactive and aldehydes are more reactive. Similarly, अगर हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगी एल्डिहाइड में, वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। एल्डिहाइड containing alpha hydrogen will give aldol condensation, while the aldehyde having no alpha hydrogen will give Cannizzaro reaction. तो CHO के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल देगा, और अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन दे, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, तो वो कैनिज़ेरो रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इनमें अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑलवेज एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है,
जबकि कैनिजेरो रिएक्शन कंसंट्रेटेड हॉट NaOH की प्रेजेंस में होती है। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं। सिमिलरली अगर हम एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे देन सेकेंडरी अल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड, वाइल कीटोन में अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर डालते हैं तो टर्सरी अल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मेन डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में वही है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच के डिफरेंस हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन में हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि नॉर्मली ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। और एक बात और बहुत कॉमन आपको बता रहा हूं जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं समझ पाते हैं, अगर डबल बॉन्ड सेम एटम के बीच में है, C डबल बॉन्ड C N डबल बॉन्ड N, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। लेकिन अगर हिट्रोजीनियस डबल बॉन्ड है, मतलब इफ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स लाइक C डबल बॉन्ड हो या C ट्रिपल बॉन्ड N, देन द एडिशन विल बी न्यूक्लियोफिलिक। हमेशा हिट्रोजीनियस डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं और होमोजीनियस डबल बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी प्रकार से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अगर डिफरेंशिएट करें तो लुकास रिएजेंट इज ए वेरी गुड मेथड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। तो लुकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट अपीयरेंटली रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट, while secondary alcohols react with Lucas reagent in 5 minutes to give the white turbidity, and the tertiary alcohol will react the Lucas reagent immediately। तुरंत तत्काल प्रभाव से टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट होते हैं और टर्सरी अल्कोहल के रिएक्ट होने से एकदम से व्हाइट टर्बिडिटी आती है विद इन नो टाइम। इसी प्रकार से अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं देन द हिंसबर्ग रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। अगर मैं प्राइमरी एमीन की बात करूं तो प्राइमरी एमीन दो मॉलिक्यूल्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट देगा। सेकेंडरी एमीन में NH ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन है तो एक हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो मतलब कलर देता है मॉलिक्यूल के साथ। और टर्सरी एमीन डू नॉट अपीयरेंटली रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट, क्योंकि टर्सरी एमीन में कोई अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होती है, देन देयर इज नो चांस टू रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्राइमरी एमीन जो है वो HNO2 के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगी। सेकेंडरी एमीन अगर HNO2 डालेंगे तो येलो नाइट्रोसो कंपाउंड देती है, और अगर हम टर्सरी एमीन में HNO2 डालेंगे तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो HNO2 मेथड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। और इसके अलावा एल्काइल हैलाइड में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है तो वो SN1 देते हैं, अगर विनाइलिक हैलाइड और हेलोएरीन है तो वो ना तो SN1 देगा नॉर्मली ना SN2 देगा, बिकॉज दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर मैं टर्सरी हैलाइड की बात करूं तो दे प्रेफर टू गिव SN1 मैकेनिज्म, प्राइमरी हैलाइड विल गिव SN2 मैकेनिज्म, एंड सेकेंडरी हैलाइड अगर मैं लेता हूं तो 60-40 के रेशियो में SN2 और SN1 रिएक्शंस होते हैं। तो ये काफ़ी बोर्ड में सवाल आते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज की जानकारी आपको काफ़ी हेल्प करेगी ऑब्जेक्टिव और MCQ सवाल करने में, चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। काफ़ी वीडियोस हमारे जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, काफ़ी वीडियोस हमारे साइंस बेस्ड होते हैं। और चलते चलते एक सवाल आपको दे रहा हूँ जो कि आप ट्राई करा सकते हैं किसी से भी, कि एक एल्डिहाइड होता है उसका नाम होता है क्लोरल, CHLORAL, और इसका फार्मूला होता है CCl3CHO। तो CCl3CHO के स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सवाल ये है कि अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बावजूद क्लोरल कैनिजेरो रिएक्शन क्यों नहीं देता? Why chloral is unable to give Cannizzaro reaction in spite of the fact that it contain no alpha hydrogen? तो मैं समझता हूँ कि सवाल का जवाब आप लोग सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। थैंक यू।